नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहे। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती की बहुत बड़ी खबर है। हो गया स्पष्ट कौन कौन से संशोधन होंगे वैलिड और कौन कौन से संशोधन नहीं किए जाएंगे, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। 36,590 को विद्यालय आवंटन कब तक किया जाएगा और कब तक थर्ड काउंसलिंग होगी। और दोस्तों, थर्ड काउंसलिंग के लिए कल धरने का आयोजन भी किया गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात भी किया जाएगा। वहीं एमआरसी मैटर पर लगातार अब सुनवाई होने वाला है। तो इन सारे अपडेट को वन बाय वन कवर करते, इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि विद्यालय आवंटन त्रुटि संशोधन के कारण नहीं हो पा रहा था, तो ऐसे में स्पष्ट हो गया है कि किन किन लोगों का त्रुटि संशोधन होगा और किन का नहीं होगा। तो आइए पहले उसी को देख लेते हैं। यहाँ आप देखें, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से ये लेटर जारी किया गया है 18/1/2021। सेवा में जिला अधिकारी समस्त जनपद, बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद लिखा है। विषय क्या है? परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के चयन नियुक्ति प्रक्रिया अभिलेखों में विसंगत के संबंध में स्पष्टीकरण। तो स्पष्टीकरण हो गया है दोस्तों। किन किन का होगा आइए नीचे से देख लेते हैं। प्राप्तांक अधिक, पूर्णांक कम, प्राप्तांक एवं पूर्णांक दोनों अधिक, प्राप्तांक एवं पूर्णांक दोनों कम, प्राप्तांकों में पारस्परिक परिवर्तन के संबंध में एक नोटिस जारी किया गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं, जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र में प्राप्तांक अधिक, पूर्णांक कम, प्राप्तांक एवं पूर्णांक दोनों अधिक, प्राप्तांक पूर्णांक दोनों कम एवं प्राप्तांकों में पारस्परिक परिवर्तन करते हुए त्रुटिपूर्ण सूचनाएं अंकित की हैं, उन अभ्यर्थियों के वास्तविक अंकों के आधार पर गुणांक की गणना किए जाने की स्थिति में कतिपय अभ्यर्थियों का गुणांक संबंधित जनपद की कैटेगरी में चयनित अंतिम अभ्यर्थियों के गुणांक से कम हो रहा है, जिसके कारण उनके चयन एवं उस जनपद में नहीं हो सकता। चूँकि 69,000 अध्यापकों के चयन के सापेक्ष सूची अंतिम रूप से प्रकाशित की जा चुकी है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय भी इस पर अपना विचार दे चुका है। तो दोस्तों, अब जिनका प्राप्तांक पूर्णांक में गड़बड़ी है, पहले से भी ये कहा जा रहा है कि उनका संशोधन नहीं होगा। तो ऐसे में लगभग ये लोग दोस्तों कितने हैं? लगभग 700 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका पूर्णांक और प्राप्तांक में गलती है और उस गलती की वजह से ये नौकरी से वंचित रह जाएंगे। कुल त्रुटि संशोधन वाले लगभग कितने हैं? तो 1300 हैं, जिनमें 700 ऐसे हैं जिनका पूर्णांक प्राप्तांक में गड़बड़ी है और उनके वजह से वो लोग बाहर हो जाएंगे। और आइए देख लेते हैं। और आप यहाँ देखें तो जम्मू कश्मीर से डिग्री भी है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त है, शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त की गई है। तो इस सम्यक रूप से प्रशिक्षण सत्यापन करते हुए जनपदीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मूल अभिलेखों के मिलान व समुचित साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए प्रकरण निस्तारित किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर जो मुद्दा है डिग्री का, वो निस्तारित कर लिया जाएगा। जन्म तिथि भिन्नता, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी जन्म तिथियों में अंतर है, इन संबंध में निर्देशित किया गया है कि शासनादेश 4/12/2020 के बिंदु संख्या 16 में दिए गए निर्देशों का अनुशीलन करते हुए जनपदीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करके मूल अभिलेखों से मिलान एवं अन्य समुचित साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए निस्तारित किया जाएगा। तो जन्मतिथि भी निस्तारित कर दिया जाएगा। स्नातक एवं प्रशिक्षण की डिग्री एकीकृत, इसको भी निस्तारित कर दिया जाएगा। शिक्षा मित्र होते हुए भी भारांक नहीं मिला, ऐसे में उनको निरस्त मान लिया जाएगा। दोस्तों, ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षा मित्र हैं किंतु उनमें किसी शिक्षा मित्र के रूप में प्राप्त होने वाला भारांक नहीं प्रदान किया गया है, जिसके कारण उनका 69,000 सहायक अध्यापकों के चयन से नहीं हो सका, यानी चयन से वंचित रह गए हैं वो, केवल शिक्षा मित्र का भारांक न मिलने की वजह से। तो ऐसे में
आप देख सकते हैं किसी तरह से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो अंतिम रूप से सूची जारी कर दी गई है चयन वाला, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी प्राप्तांक और पूर्णांक से नंबर बढ़ने, गुणांक बढ़ने की वजह से किसी का कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा, यानी शिक्षा मित्र का भारांक अब नहीं मिल पाएगा इनको। वहीं काउंसलिंग में उपस्थिति नहीं, ऐसे अभ्यर्थी जो अनुपस्थित हैं उनका क्या होगा, निर्धारित तिथि को काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हुए हैं, उनके संबंध में स्पष्ट कहना है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को काउंसलिंग में व्यक्तिगत रूप से स्वयं उपस्थित होने पर उनकी भौतिक रूप से सत्यापन किया जा सकता है। अन्यथा की स्थिति में गलत व्यक्ति को सेवा योजन किए जाने की संभावना रहती है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों से पूर्व काउंसलिंग में अनुपस्थिति का स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए इन अभ्यर्थियों को भविष्य में होने वाली काउंसलिंग में प्रतिभाग किए जाने के अवसर दिए जाएं। तो दोस्तों, भविष्य में जो काउंसलिंग होगी उसके लिए स्पष्ट है आप सबको कि थर्ड काउंसलिंग अब होने वाली है। यही भविष्य में काउंसलिंग जो होगी उसी का नाम है, जान लीजिए, एक प्रकार से थर्ड काउंसलिंग। और आप यहाँ देखिए, भूतपूर्व सैनिक के कोटा के अंतर्गत चयन हेतु इसका भी निस्तारण कर दिया जाएगा, यहाँ देख रहे हैं। और प्रशिक्षण योग्यता इंटरमीडिएट के बाद ऐसे अभ्यर्थी जिनके प्रशिक्षण योग्यता इंटरमीडिएट पश्चात उत्तीर्ण की है, उनकी सेवा नियमावली 1981 के नियम के तहत प्राविधानित है कि नियुक्ति हेतु उन पर भी निर्णय ले लिया गया है। और आगे देख सकते हैं आप सब, यहाँ आप देखें तो अंकों एवं प्रमाण पत्रों की अस्पष्टता, इसमें क्या होगी, इसमें भी जिन आवेदन पत्रों में अंकित प्रमाण पत्र स्पष्ट नहीं है और अभ्यर्थियों द्वारा CGPA के आधार पर प्राप्तांकों की स्वयं गणना कर ली गई है जो स्पष्ट नहीं है, अथवा ऐसे संसाधनों से परीक्षा उत्तीर्ण की है जिनकी मान्यता की स्थिति में स्पष्ट नहीं हो रही है। इस संबंध में शासनादेश 4/12/2020 के बिंदु संख्या 13 में दिए गए निर्देशानुसार कार्रवाई किए जाने के निर्देश इस प्रतिबंध में दिए जाते हैं। वहीं मूल शैक्षिक अभिलेख प्रस्तुत नहीं है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा काउंसलिंग के समय मूल शैक्षिक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, इस संबंध में शासनादेश 4/12/2020 के बिंदु संख्या 18 के अनुसार शैक्षिक अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु 3 माह का समय प्रदान किया जाएगा। शिक्षा मित्र रहते हुए संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ऐसे में क्या होगा, इनका ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षा मित्र रहते हुए संस्थागत परीक्षा उत्तीर्ण के रूप में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है, ऐसे प्रकरणों में कुछ अभ्यर्थी स्नातक के अध्ययन के प्रथम वर्ष में शिक्षा मित्र के रूप में चयनित है और उनके द्वारा प्रथम वर्ष की परीक्षा संस्थागत के रूप से उत्तीर्ण की गई है। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की परीक्षागत व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की गई है। कतिपय अभ्यर्थी स्नातक तृतीय वर्ष के अध्ययन के समय शिक्षा मित्र के रूप में चयनित हैं, संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण है, जबकि कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत करते हुए स्नातक परीक्षा संस्थागत के रूप में उत्तीर्ण करने की स्थिति में उक्त अवधि में शिक्षा मित्र के रूप में प्राप्त मानदेय को वापस करते हुए उनकी शैक्षिक योग्यता तो मान किए जाने का अनुरोध किया गया है। तो यहाँ भी वो सही है, लेकिन श्रेणी त्रुटिपूर्ण ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन में त्रुटिपूर्ण ढंग से SC के स्थान पर ST या विकलांग के स्थान पर DFF विशेष श्रेणी के अपवर्तित न होने के बाद श्रेणी में अंकित है। इस संबंध में निर्देशित किया गया कि इन अभ्यर्थियों का चयन वास्तविक कैटेगरी में भिन्न कैटेगरी में चिन्हित होने के कारण हुआ है। यदि उन्हें उनके वास्तविक कैटेगरी में सम्मिलित किया जाता है तो जनपद की चयन सूची एवं कैटेगरी की स्थिति प्रभावित होगी। चूँकि 69,000 शिक्षक भर्ती में चयन अंतिम है, इसलिए इनका भी काम नहीं होगा, ये भी लोग बाहर हो जाएंगे। तो जनपद में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हैं ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में ही किसी अन्य जनपद में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर चयनित होकर कार्य कर रहे हैं, चूँकि वे पूर्व में ही समान पद पर वेतन पर परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत हैं। ऐसी स्थिति में उनके प्रत्यावेदन स्वीकार किए जाने का संप्रति कोई औचित्य नहीं है, यानी 68,500 वाले भी ये बाहर हो जाएंगे। इसमें से महिला पुरुष के स्थान पर महिला, तो वो दोस्तों ये निश्चित रूप से परिवर्तन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों कुल मिला के ये कहा जाए कि चयन सूची किसी भी हालत में बदलने वाली नहीं है।
जिस ज़िले में आप हैं उसी ज़िले में हो जाएंगे तो हो जाएगा, नहीं तो आप लोग बाहर कर दिए जाएंगे। तो 1300 त्रुटिपूर्ण वाले हैं, जिनमें से हमें नहीं लगता कि ज़्यादा लोग सेलेक्ट हो पाएंगे। मुश्किल से 300 से 400 हो जाएंगे त्रुटि संशोधन वाले, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। ज़्यादातर लोग बाहर होने की संभावना बन रही है। तो दोस्तों, जैसे ही त्रुटि संशोधन अब इन लोगों का हो जाएगा, तुरंत ही लगभग 25 तारीख के आसपास 36,590 के लिए विद्यालय आवंटन का कार्य किया जाएगा। और जैसे ही विद्यालय आवंटन समाप्त होता है, आप लोग को थर्ड काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगा। हमें लग रहा है कि जनवरी के अंतिम में या फरवरी के प्रथम सप्ताह में आपको थर्ड काउंसलिंग अब देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि रास्ता साफ़ हो गया है। और दोस्तों, एमआरसी पर लगातार सुनवाई होने वाला है, क्योंकि आज सुनवाई हुआ नहीं कुछ खास। और अब देखते हैं, आपको बता देते हैं कि एमआरसी पर क्या हुआ। नेक्स्ट डेट 27 जनवरी की लग चुकी है और लगातार सुनवाई स्टार्ट होगी। जो काउंटर सरकार के द्वारा दिया गया था वो 60 काउंटर था। फुल काउंटर आज रिसीव करवाने के 2 दिन बाद रिजाइंडर फाइल होगा, उसके बाद फाइनल बहस शुरू होगी। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो 27 जनवरी से एमआरसी मुद्दे पर लगातार सुनवाई होने वाला है। तो दोस्तों, अगर जो कोर्ट से होता है तब तो कुछ होगा, क्योंकि एमआरसी मुद्दे पर भी अब सरकार के द्वारा कुछ नहीं लिया जाएगा, क्योंकि स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया कि चयन सूची अंतिम सूची है। तो इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा जब तक कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता है। वहीं उत्तर कुंजी मामले पर भी आज सुनवाई था, लेकिन एजी सर के ना उपस्थित होने के कारण दोस्तों कोई खास बहस नहीं हो सका। तो एजी सर से पूछा गया कि जिस दिन आप उपस्थित रहें उस दिन उत्तर कुंजी मामले को लिस्टेड कर दिया जाए, उस दिन सुनवाई देखने के लिए मिले। तो ऐसा लगता है कि एजी सर से बात हुई और 1 तारीख को डेट रखने का प्रस्ताव रखा गया है। तो हो सकता है स्पष्ट हो जाए कि 1 तारीख को सुनवाई देखने के लिए मिले। तो दोस्तों, अब त्रुटि पर निर्णय हो चुका है शानदार तरीके से। तो जल्द ही मौका आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा थर्ड काउंसलिंग का। वहीं थर्ड काउंसलिंग के लिए धरना रखा भी गया है और आपको दिखा देते हैं कि यहाँ आप देखें, सभी भाई बहन मंत्री जी के आवास पर सुबह 8 बजे तक पहुँच जाएं, क्योंकि थर्ड काउंसलिंग के लिए जो ज्ञापन देना है वो 10 और 9:30 बजे के बीच में शुरू होगा। तो आप लोग 8 बजे तक पहुंच जाइए कल लखनऊ में सब लोग। देखिए, यहाँ लिखा, सभी बहनें मंत्री जी के आवास पर सुबह 8 बजे तक पहुंच जाएं। यहाँ आप देखें, सेवा में माननीय विधायक जी बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र अभ्यर्थी एक विधायक जी को ये लेटर दिया है और थर्ड काउंसलिंग के संबंध में है कि थर्ड काउंसलिंग जल्दी पूर्ण कराया जाए। तो दोस्तों, अब थर्ड काउंसलिंग जल्द होगी ही, इतना ट्विटर वार किया गया और धरने का वो किया गया, तब जाके 3 दिन से दोस्तों ट्विटर वार किया जा रहा है थर्ड काउंसलिंग को लेकर। इसलिए अब त्रुटि संशोधन पर निर्णय ले लिया गया है और जल्द आपको त्रुटि संशोधन हो जाएगा, विद्यालय आवंटन भी हो जाएगा और थर्ड काउंसलिंग आपको देखने के लिए जल्द मिलेगी। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।